दोस्तों नमस्कार। सुनाने जा रहा हूँ रहस्यों की दास्तान। आज का जो विषय है वो हमारे देश के इतिहास का एक बड़ा ही दुखद अध्याय है। इस कहानी के पात्र बड़े ही नामचीन हैं और जिस घटना की बात हम करने जा रहे हैं वो भी आप में से अधिकांश लोगों की जानकारी में होगी। पर इस घटना के पीछे की सच्चाई आज भी एक रहस्य बना हुआ है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा देश और दुनिया के एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक संभ्रांत पारसी परिवार में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा मुंबई में ही हुई थी। उसके बाद वो गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, पर उनके पिता और एक करीबी रिश्तेदार दोरबजी टाटा दोनों ही चाहते थे कि वे लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर टाटा स्टील में बतौर मेटलर्जिस्ट अपना योगदान दें। इस चलते उन्होंने पहले मैकेनिकल साइंसेस की पढ़ाई पूरी की, फिर 1932 में गणित में अपनी डिग्री पूरी की। बाद में 1933 और 34 में न्यूक्लियर फिजिक्स तथा थ्योरेटिकल फिजिक्स दोनों में डॉक्टरेट हासिल किया। 1939 में वे लंदन से भारत लौट आए और भारतीय विज्ञान संस्थान में बतौर फिजिक्स के प्रोफेसर अपना काम शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और उन्हें देश में परमाणु कार्यक्रम पर काम शुरू करने के लिए राजी करवाया। इसी बीच उन्हें टाटा ट्रस्ट के तरफ से एक विशेष अनुदान प्राप्त हुआ, जिसका इस्तेमाल उन्होंने IISc के परिसर में ही कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट बनाकर किया। इसी रिसर्च यूनिट में उन्होंने परमाणु हथियार पर अपना स्वतंत्र शोध कार्य भी शुरू किया। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस नए संस्थान के वे प्रथम निदेशक भी रहे। नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी अगुवाई में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन किया गया। समय बीता, भाभा परमाणु हथियार पर अपनी खोज जारी रखते हैं। हालांकि उस वक्त परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर नेहरू जी और अन्य नेताओं ने मंजूरी दे दी थी, पर हथियार के तौर पे इसके इस्तेमाल पे किसी प्रकार का शोध कार्य के लिए देश तैयार नहीं था। 1960 के दशक में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के तरफ से तो समस्याएं थी ही, पर अब चीन का खतरा भी मंडराने लगा था। आखिरकार 20 अक्टूबर 1962 को चीन के साथ युद्ध शुरू हो गया, जो कि 21 नवंबर को समाप्त हुआ। इसी एक महीने तक चले युद्ध में देश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। नेहरू जी ने युद्ध के दौरान अमेरिका से मदद भी मांगी थी, पर यह कोशिश नाकाम रही थी। देश को आधुनिक विमान और अन्य सामग्री की मदद की आवश्यकता थी। अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों से कोई मदद ना मिलता दे सोवियत संघ से मिग विमान खरीदने का निर्णय लिया गया और इस तरह भारत और रूस के बीच मित्रता का एक दौर शुरू हुआ। इस युद्ध के बाद भाभा ने खुले तौर पर देश में परमाणु हथियार के कार्यक्रम को लेकर आवाज उठाई। मई 1964 में नेहरू जी का निधन हो जाता है और देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी एक गांधीवादी नेता थे और नेहरू जी की ही तरह परमाणु हथियार के सख्त खिलाफ थे। भाभा उनसे कई बार मिले, समझाने की, मनाने की काफी कोशिश भी की, पर शास्त्री जी नहीं माने। फिर भी गुप्त रूप से भाभा ने अपना शोध कार्य जारी रखा। दूसरी तरफ अक्टूबर 1964 में चीन ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। उधर पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया था। 1965 के आते ही माहौल फिर एक बार बदलने लगा। अंदरूनी तौर पे जनसंघ के नेता अटल जी ने भी परमाणु हथियार को लेकर संसद में आवाज उठाई। आखिरकार शास्त्री जी चीन और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से बढ़ती समस्याओं के मद्देनजर और विरोधी दलों के दबाव के कारण परमाणु हथियार पर शोध करने के लिए मंजूरी दे देते हैं और इस प्रकार देश में पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव के नाम से परमाणु हथियार का कार्यक्रम शुरू हुआ। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा कर दी। 23 सितंबर को युद्ध समाप्त हुआ और 10 जनवरी 1966 को
दोनों देशों के बीच ताशकेंट डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर किया गया। इस डिक्लेरेशन के तुरंत बाद ही 11 जनवरी को शास्त्री जी की ताशकेंट में ही मृत्यु हो गई और इस घटना के ठीक 13 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1966 को जब भाभा एयर इंडिया के उड़ान संख्या 101 से जेनीवा जा रहे थे, रास्ते में मॉन्ट ब्लैंक फ्रांस में हवाई दुर्घटना में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। दुर्घटना की वजह पायलट और जेनीवा एयरपोर्ट के बीच हुई किसी गलत फहमी को ठहराया गया, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी परेशान करती हैं। 1965 में परमाणु हथियार प्रोग्राम को मंजूरी देने के बाद जैसे शास्त्री जी और होमी भाभा की जिंदगियां आपस में जुड़ सी गई थी। महज 13 दिनों के अंतर में दोनों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बताया गया था कि शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुआ था, पर परिवार की माने तो मृत्यु के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था, जो कि कोई दूसरा ही कारण दर्शाता था। बावजूद इसके कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। दूसरी तरफ भाभा जिस विमान में जेनीवा जा रहे थे, उसकी दुर्घटना ठीक उसी जगह हुई थी जहां पर 1950 में एयर इंडिया की उड़ान संख्या 245 भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 1950 में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के अवशेष आसपास ही पाए गए थे, पर 1966 में हुई इस दुर्घटना के अवशेष करीब 25 किलोमीटर में फैली हुई थी। ऐसा तभी होता है जब किसी विमान से कोई मिसाइल या कोई दूसरा विमान टकराए या फिर उस विमान के अंदर कोई विस्फोट हुआ हो। खैर, एयर इंडिया के उड़ान संख्या 101 के दुर्घटना की भी देश में अलग से कोई जांच नहीं कराई गई। फ्रांस के अधिकारियों ने जो कारण बताया उसी को आधिकारिक रूप से मान लिया गया। 1950 के दशक के अंत में चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद चल रहा था। पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति अयूब खान चीन के विरुद्ध भारत के साथ संयुक्त रक्षा संधि करना चाहते थे। कई चीजें ऐसी थी इस दस्तावेज में जिसके कारण नेहरू जी ने इसे खारिज कर दिया था। 62 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान इस ताक में था कि हालात का फायदा उठा के भारत पर आक्रमण करे, पर अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति केनेडी ने पाकिस्तान को ऐसा करने से रोका था। जब युद्ध समाप्त हुआ, कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्से पाकिस्तान ने चीन को दे दिए। अब चीन और पाकिस्तान भारत के विरुद्ध एकजुट हो गए थे। 1964 में चीन ने अपना खुद का परमाणु हथियार बना लिया। जब भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो जाहिर सी बात है दोनों पड़ोसी राष्ट्र खासा परेशान हुए थे। दूसरी ओर चीन के भारत पर आक्रमण करने से रूस और चीन के रिश्तों में दरार पड़ने शुरू हुई और भारत और रूस के बीच साझेदारी शुरू हो गई। अमेरिका शीत युद्ध के दौरान नेहरू जी के गुट निरपेक्षता की सोच से पहले ही नाखुश था। बाद में जब अमेरिका ने गेहूं के सप्लाई को लेकर कूटनीतिक दबाव बढ़ाना शुरू किया तो शास्त्री जी के अगुवाई में देश में हरित क्रांति शुरू हो गई। 1965 के अक्टूबर महीने में होमी भाभा अपने एक भाषण में ये कह देते हैं कि भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 महीनों के भीतर कर लेगा। रूस के साथ बढ़ती नजदीकियां, अमेरिका के दबाव में ना आना और उस पर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम शुरू करना और 18 महीनों में परमाणु हथियार इख्तियार कर लेने का भाषण, ये सब अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्तब्ध कर देने के लिए काफी था। खास तौर पर अमेरिका की बात की जाए तो राष्ट्रपति जॉनसन चाहते थे कि परमाणु हथियार कुछ ही देशों तक सीमित रहे। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे, देश कई समस्याओं से घिरा हुआ था। 1962 का युद्ध हाल ही में समाप्त हुआ था। दक्षिण के प्रांतों में हिंदी भाषा को लेकर एक विरोध शुरू हो गया था। देश में खाद्यान्नों की कमी भी थी, पर शास्त्री जी ने इन सभी समस्याओं का डटकर सामना किया। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की बिगुल बजाई, जय जवान जय किसान का नारा भी दिया और साल भर के अंदर ही देश के एक प्रबल नेता के रूप में देखे जाने लगे। 1965 के युद्ध में जब शास्त्री जी ने सेना को सीमा पार जाने का आदेश दे दिया तो देश के बाहर भी वो एक कद्दावर नेता के तौर पे देखे जाने लगे। ऐसे में यदि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए परमाणु हथियार का सफल परीक्षण हो जाता तो उनके लोकप्रियता का आंकलन कर पाना मुश्किल होता। होमी भाभा ने शास्त्री जी को न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए मनवाया था और इसलिए
केवल शास्त्री जी की मृत्यु देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाने के लिए काफी नहीं था। शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी को हुई थी और 24 जनवरी को इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इत्तेफाक से ये वही दिन था जिस दिन माउंट ब्लैंक में एयर इंडिया की उड़ान संख्या 101 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस दुर्घटना में होमी भाभा के साथ 105 अन्य यात्री और 11 कर्मियों की भी मृत्यु हो गई थी। आखिर किन हालातों में ये दुर्घटना हुई? क्या इसमें किसी दूसरे मुल्क का हाथ था या कोई राजनीतिक साजिश, या फिर ये महज एक दुर्घटना ही थी? ये सवाल आज भी बने हुए हैं और इनका सटीक जवाब मिल पाना अब मुश्किल ही लगता है, और इसलिए ये घटना अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी रहस्यों की दास्तान की तीसरी कहानी। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, किसी और रहस्य के साथ। नमस्कार।